गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। आज हम आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी में एक और टॉपिक लेके आए हैं, जीन पियाजे की थ्योरी का। जीन पियाजे ने हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि जो डेवलपमेंट है वो स्टेज बाय स्टेज चलती है। पहले एक स्टेज में जाता है बच्चा, फिर दूसरी स्टेज में जाता है। और इन्होंने जो पूरी डेवलपमेंट को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया था, जिसमें आपकी सेंसरी मोटर स्किल्स आती है, सेंसरी मोटर स्टेज आती है, फिर प्री ऑपरेशनल, उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशन और आखिर में फॉर्मल ऑपरेशन। हम सभी स्टेज के बारे में समझेंगे, सबके कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। अब हम समझेंगे तो हमारे जीन पियाजे के बारे में, जो कि एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। जीन पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने जो है बच्चों पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करी थी, बच्चों की मेंटालिटी पे। उन्होंने बताया था कि जो हमारे बच्चे होते हैं वो स्टेज बाय स्टेज डेवलप होते हैं। ऐसे नहीं कि वो कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा रोज सीख रहे हैं, वो स्टेज बाय स्टेज होते हैं। अर्थात पहले जो है एक लेवल पे आएगा बच्चा, फिर अचानक से जो है दूसरे लेवल पे आ जाएगा। ठीक है ना, एक एज के साथ जैसे उसका माइंड का जो है दिमाग का विकास होगा, तो अचानक से उसका लेवल बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर से जब विकास होगा तो फिर से अचानक से लेवल बढ़ जाएगा, फिर से अचानक से लेवल बढ़ जाएगा। मतलब ये जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। पहले थोड़ा ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, स्टेज बाय स्टेज हो रहा है। कोई भी कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं बन रहा है हमारा। ना ही ऐसा ग्राफ बन रहा है, ना ही जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन रहा है। हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, बार ग्राफ जैसा होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको जो है 3 दे दिए जाएंगे, 3 ग्राफ, और बोला जाएगा कि हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट का कौन सा ग्राफ है अकॉर्डिंग टू पियाजे। ठीक है ना, तो वो ये वाला होगा, स्टेज बाय स्टेज का, सीढ़ियों की तरह। एक सीढ़ी पे पैर रखो, फिर दूसरी सीढ़ी पे पैर रखो। तो इनकी जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये 3 पिलर्स पे आधारित है। जिसमें इन्होंने सबसे पहले स्कीमास के बारे में समझाया था, फिर इन्होंने स्टेज ऑफ एडॉप्टेशन के बारे में समझाया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे स्कीमा का एक्सपेंशन होता है, स्कीमा बड़ी होती है हमारी, और कैसे उसमें मॉडिफिकेशन होता है। उसके बाद में इन्होंने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बताई थी, जिसमें इन्होंने बेसिकली 4 जो है स्टेजेस की बात करी थी। जिसमें हमारी पहली सेंसरी मोटर, उसके बाद हमारी प्री ऑपरेशनल, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशन, आखिर में फॉर्मल ऑपरेशन। तो अगर हम स्कीमा की बात करें, इन्होंने स्कीमा को क्या कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने बोला था स्कीमा है हमारी जो है फिक्स पैटर्न ऑफ थॉट्स एंड एक्सपीरियंस होता है। ठीक है ना, स्कीमा हमारी फिक्स पैटर्न ऑफ थॉट्स एंड बिहेवियर होता है। बिहेवियर या थॉट्स से एक ही बात है। फिक्स पैटर्न ऑफ थॉट्स एंड बिहेवियर होता है, यानी कि हमारे सामने कोई सी भी प्रॉब्लम आती है, हम उसको कैसे अप्रोच करते हैं। हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हमारा जो बिहेवियर है, वो किस प्रकार का है कि हम वो प्रॉब्लम को अप्रोच करें। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप जो है कहीं खो जाते हो, किसी अनजानी जगह पे जाते हो, नई जगह पे जाते हो पहली बार, और खो जाते हो। ये आपके सामने एक प्रॉब्लम आ गई है। अब इसको अप्रोच करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास बहुत सारे जो है मेथड्स हैं। एक होगा कि आप जो है थक के हार के बैठ जाएं कि भाई अब क्या करूं मैं, जो है दुखी हो जाएं। दूसरा होगा कि आप किसी से मदद मांगे, अपने आसपास के लोगों से पूछें कि सही रास्ता क्या है, मेरा होटल का रास्ता बता दो, ये होटल का नाम बताओगे उसको थोड़ा समझ। मान लीजिए आप किसी दूसरी कंट्रीज में जा रहे हो, जहाँ पे आपको लैंग्वेज भी जो है डिफरेंट है, तो आप जो है साइन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करोगे। तीसरा होगा आपके पास कि आप अपने किसी जो है दोस्त को या फिर किसी फैमिली को फोन मिला के मदद मांगने की कोशिश करोगे कि भाई तुम यहाँ पे आ सकते हो, तुम मेरी मदद कर सकते हो किसी प्रकार से। या फिर चौथा होगा आपके पास कि आप गूगल खोलोगे और अपना रास्ता देख लोगे। मतलब ये 4 वेज हैं, ये 4 मेथड्स हैं। हर आदमी अलग अलग मेथड्स पे चलेगा, हर आदमी अपना अलग पाथ पे चलेगा, क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस अलग होता है। उसके जो है जो थॉट प्रोसेस होता है, ये हमारी नॉलेज और प्रीवियस एक्सपीरियंस के आधार पे बनता है। हमने जो प्रीवियसली के पहले कैसे सॉल्व की थी प्रॉब्लम, पहले कैसे हमें आंसर्स मिले थे अपनी प्रॉब्लम्स के, उसके आधार पे हमारा जो है ये थॉट प्रोसेस बनता है। उसके आधार पे हमारा स्कीमा बनता है। ठीक है ना, तो स्कीमास जो है हमारे ब्रेन का एक बहुत ही बड़ा एरिया होता है, जिसमें अलग अलग सारे के सारे हमारी बिलीव्स, थॉट्स और हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के सीक्वेंसेस भरे हुए होते हैं। ठीक है, और ये जो स्कीमा जो हमारे जॉन पियाजे ने, जो हमारे जीन पियाजे ने बताया था स्कीमा के बारे में, तो उन्होंने बोला था ये कोहेसिव कंटिन्यूअस सीक्वेंस होता है। ठीक है ना, क्या होता है ये हमारा कोहेसिव रिपीटेबल कंटिन्यूअस सीक्वेंस।
यानी कि बात वही है, इन्होंने जो अपनी डेफिनेशन दी थी और जो है इसको बाद में एक्सप्लेन भी किया था, जिसमें उन्होंने बोला है कि ये कोहेसिव है, यानी कि ये एक साथ जुट के काम करते हैं, जितने जो स्टेप्स होते हैं सब एक कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। ऐसे नहीं कि एक स्टेप ले लिया, दूसरे हमने बस फ़ोन मिला लिया, किसको फ़ोन मिलाना है ये पता नहीं है हमें, हमारे जो इमरजेंसी डायल नंबर में कौन रखा है हमें ये नहीं पता है। मतलब ये बिल्कुल फिक्स होता है सीक्वेंस, कैसे हमें जो है प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करना है। ये कोहेसिव होता है और रिपीटेबल होता है। हम इसको बार-बार यूज़ करके इसमें एक्सपर्टेंसी पा लेते हैं, इसको अपने बिहेवियर में इंक्लूड कर लेते हैं। ये सीक्वेंस ऑफ एक्शंस होते हैं, ठीक है ना? कि जैसे हमें पता है कि कई बार कई लोगों का क्या होता है कि जब भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, वो अपने किसी फ्रेंड को फ़ोन करते हैं। उनके जो है इमरजेंसी डायल में एक फ्रेंड होता है परमानेंटली। जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी सबसे पहले अपने फ्रेंड को फ़ोन करेंगे, उससे डिस्कस करेंगे, भई मेरे जीवन में ये चल रहा है, क्या तुम क्या सलाह दोगे, अब क्या करूँ मैं? तो ये एक बिहेवियर होता है एक आदमी का या बच्चे का बिहेवियर होता है फिक्स सीक्वेंस का, ठीक है ना? कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये जो प्रॉब्लम होती है ये हमारी डेली लाइफ की प्रॉब्लम भी हो सकती हैं या फिर हमारी लॉजिकल रीजनिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि आपका एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिसमें आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैलकुलेट करने हैं। ये आपकी फिगर गिवन होगी कुछ ऐसी सी और फिर आपको बोल दिया जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैलकुलेट करिए। ठीक है ना? तो अलग-अलग बच्चे इसको अलग-अलग तरीके से अप्रोच करेंगे। कुछ क्या करेंगे, सबसे पहले छोटे-छोटे ट्रायंगल्स गिन लेंगे, फिर बड़े-बड़े ट्रायंगल्स गिनेंगे। कुछ क्या करेंगे, सबसे पहले वो एक कंक्रीट जो है बड़ी-बड़े ट्रायंगल्स गिनेंगे, फिर छोटे गिनेंगे। और तीसरे टाइप के बच्चे क्या करेंगे, पहले इस फिगर को सिंपल वे में बनाएँगे कि भई बस एक लाइन, अब ट्रायंगल्स गिन लिए, फिर दूसरी लाइन, अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स गिन लिए, फिर ये नई लाइन से कितनी एडिशन हुई है ट्रायंगल्स की वो गिन लिया। तो अपने पर्टिकुलर अपना वे होता है कैलकुलेट करने का, अपना वे होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, अपना फिक्स सीक्वेंस होता है। ये जो हम सीक्वेंस होता है, ये हम धीरे-धीरे प्रैक्टिस से बनाते हैं। बार-बार उसको रिपीट करके एक चीज़ को देखते हैं, उसपे अगर उसमें कामयाबी मिलती है तो हम इसको अपनी स्कीमा में इंक्लूड कर लेते हैं। फिर बाद में फिर से उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं, अपनी स्कीमा को मजबूत करते रहते हैं और नई-नई चीज़ें ऐड करते रहते हैं अपने स्कीमा में। इसको बोलते हैं स्कीमा। जो हमारे जो है फिक्स सीक्वेंस होता है, पैटर्न होता है हमारे थॉट प्रोसेस का और हमारे बिहेवियर का। अब स्कीमा बनता कैसे है, तो उसके लिए स्टेज ऑफ एडॉप्टेशन होती है। स्टेज ऑफ एडॉप्टेशन का क्या मतलब हो गया, एडॉप्टेशन का मतलब हम अपनी सराउंडिंग से कैसे फ़ैमिलियर होते हैं। हम हर चीज़ से फ़ैमिलियर होते हैं, जैसे कि हमें पता है मेरे हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल में कैसे काम करना होता है, मोबाइल से मैं क्या-क्या चीज़ें कर सकता हूँ। मुझे पता होता है कि लॉयन का क्या नेचर है, लॉयन से दूर रहना है, लॉयन को छेड़ना नहीं है। मुझे पता है चूहे का क्या नेचर है, चूहा डरपोक होता है, चूहा से डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, मैं चूहे को भगा सकता हूँ। डॉग का क्या स्टेटस होता है, डॉग जो है हाँ, जो है बहुत ही ज़्यादा वफ़ादार जानवर होता है, डॉग जो है ह्यूमन्स का फ्रेंड होता है। सब कुछ हमें जो है फ़ैमिलियराइज़ होना हमारे आस-पास के सराउंडिंग से या फिर किसी नई-नई थ्योरीज़ से, जैसे कि हम जो है बार-बार नई-नई थ्योरीज़ पढ़ते हैं, फ्रेंडशिप से जुड़ी थ्योरीज़ पढ़ते हैं या फिर जो है इकोनॉमिक्स से जुड़ी थ्योरीज़ पढ़ते हैं। तो उन थ्योरी से भी जो फ़ैमिलियराइज़ होना होता है, उसको एडप्टेशन बोलते हैं, ठीक है ना? किसी भी चीज़ से फ़ैमिलियराइज़ होना, अपने आस-पास की दुनिया से फ़ैमिलियराइज़ होने को एडप्टेशन बोलते हैं। इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, ठीक है? जिनमें से अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारी एसिमिलेशन आती है, फिर एक्कोमोडेशन आती है, उसके बाद हमारी इक्विलिब्रियम आती है। जी ना, पहले हमारी एसिमिलेशन आती है, फिर एकोमोडेशन आती है और फिर इक्विलिब्रियम या फिर डिसइक्विलिब्रियम आता है। इसका क्या मतलब है, इन तीनों स्टेजेस का, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एसिमिलेशन का मतलब हो गया एडिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन अवर स्कीमा। जो हमारे एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें कोई नई चीज एडिशन करना। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप जो है बच्चा है कोई, तो वो उसको कहीं नई जगह लेकर जाते हो, तो वो नई-नई चीज़ें सीखता है, वो सीखता है ट्रेन क्या होती है, ट्रेन कैसे चलती है, तो वो जो ट्रेन इतनी तेज़ चलती है, इस सब को वो अपनी स्कीमा में ऐड कर लेता है। यानी कि अपना जो थॉट प्रोसेस है, अपनी जो फ़ैमिलियराइज़ होना है पूरी दुनिया से, उसमें ऐड कर लेता है। स्कीमा में हमारी सारी इन्फॉर्मेशन भी ऐड होती है। या फिर मान लीजिए बच्चे को नया-नया पता चल गया कि मैं रोता हूँ तो फिर मुझे जो है पेरेंट्स खाना ला के देते हैं,
मैं इस तरीके से एक्शन करता हूँ तो मुझे ज़्यादा अटेंशन मिलती है। अगर मुझे चोट लगने पे मैं रोऊँगा तो सबके सब मुझे जो है अटेंशन देंगे। तो ये भी उसका एक थॉट प्रोसेस हो जाता है बच्चे का। तो इस थॉट प्रोसेस में वो धीरे-धीरे एडिशन करता रहता है। जो नई एडिशन होती है उसको एसिमिलेशन कहते हैं। एसिमिलेशन एसिमिलेशन मीन्स एडिशन इन न्यू स्कीमा। ये मतलब हमें जो पुरानी स्कीमा है उसमें नई चीज़ को एडिशन करने का, उसके हमारे स्कीमा को एक्सपेंड करने को जो है एसिमिलेशन बोलते हैं। फिर हमारा एकोमोडेशन आता है। एकोमोडेशन का मतलब हो गया हमारी जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें चेंज लाना। जो हम पहले से जानते हैं चीज़ों के बारे में उसमें चेंज लाना, उसमें मॉडिफिकेशन लाना। अर्थात एसिमिलेशन एडिशन हो गया और एकोमोडेशन मतलब जो है हम चेंज लाना, चेंज या फिर मॉडिफिकेशन हो गया। अर्थात क्या हुआ कि जैसे कि मैं एग्जांपल देके बताऊँ, ये बच्चा है उसने ब बचपन में सब कुछ जो है सॉलिड चीज़ें देखी हैं। उसने अपनी दूध की बोतल देखी है, उसने जो है कभी भी दूध को देखा नहीं है, उसने सीधा बोतल से दूध पिया है। उसने जो है अपने टॉयज़ देखे हैं, उसने अपने गुड्डे-गुड़िया देखी हैं, पर उसने कभी भी लिक्विड नहीं देखा। जब वो पहली बार एक बकेट में पानी को देखेगा, तो उसको कैसा महसूस होगा? वो जो है उसको उठाने की कोशिश करेगा पानी को। वो कहेगा कि मैं पानी को पकड़ सकूँ, पर वो देखिएगा मैं पानी को पकड़ नहीं पा रहा हूँ। तो उसके लिए एक नई चीज़ आ गई है। अब तक उसको लग रहा था कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, सबको जो है हम पकड़ सकते हैं, उठा सकते हैं, सबको मैं धक्का दे सकता हूँ, सबकी एक फिक्स शेप होती है। पर उसको अब पहली बार पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, जिनकी फिक्स शेप नहीं होती है, जिनको हम अपने हाथों से उठा नहीं सकते हैं, जिनको कंटेन करने के लिए हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जो है अपनी शेप चेंज करते रहते हैं और फिसल जाते हैं हाथों से। तो इसमें मॉडिफ़िकेशन हो गया। अब उसने एक नई चीज़ जान ली है कि हर चीज़ सॉलिड नहीं होती है। कुछ चीज़ें लिक्विड भी होती हैं, कुछ चीज़ें गैसियस भी होती हैं। तो इसको एक्कोमोडेशन कहते हैं। उसने जो अपना एक्जिस्टिंग स्कीमा है, उसमें कुछ एडिशन कर लिए, कुछ जो है मॉडिफ़िकेशन कर दिया है। कुछ पहले जो उसके बिलीव थे, कुछ अधूरे थे। अब उनको पूरा करने के लिए उसने उनको मॉडिफ़ाई किया गया है, उनको चेंज किया है। इसको बोलते हैं एक्कोमोडेशन। फिर हमारी आती है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम या फिर डिसइक्विलिब्रियम, इसका क्या मतलब होता है? जितने भी ह्यूमंस होते हैं उनका नेचर ही होता है कि वो हर चीज़ को जानना चाहते हैं, हर चीज़ को लॉजिक लगाना चाहते हैं हर चीज़ में। जो ह्यूमंस होता है बहुत ही लॉजिकल बीइंग है। हर चीज़ का वो चाहता है कि भले वो सिली लॉजिक ही लगाए, पर हर चीज़ का वो एक रीज़न देना चाहता है कि जैसे बारिश होती है तो इसका भी कोई रीज़न होगा। जैसे कि पुराने समय में माना जाता है कि माना जाता था कि भगवान जो है गुस्सा होते हैं तो बारिश करते हैं। वो जो सिली रीज़न है, पर फिर भी वो एक रीज़न है। जैसे कि बिजली कड़कती है तो पहले माना जाता था कि जो है जब इंद्र देव जो गुस्सा होते हैं तो ये जो है बिजली देते हैं धरती पे। अब पता चल गया है कि जो है बिजली पैदा होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण होती है। जो ये हमारा प्रेज़ेंट का बिलीव है, वो हमारा पास्ट का बिलीव है। पर दोनों ही बिलीव है ना, दोनों में हमने रीज़न तो दिया है बिजली के नीचे गिरने का धरती पे। कोई रीज़न देना चाहता है, भले वो सही रीज़न हो, सिली रीज़न हो, लॉजिकल रीज़न हो, कोई भी तरीके का रीज़न हो, पर ह्यूमन्स जो है रीज़न देना चाहते हैं हर चीज़ को, कि जो है हर चीज़ दुनिया में कैसे हो रही है। जो हमारा बर्थ हुआ है वो कैसे हुआ है, धरती पे सबसे पहले ह्यूमन्स कैसे आए थे, पहले माना जाता है भगवान ने दिए हैं, अब माना जाता है कि इवोल्यूशन के ज़रिए आए हैं। सब कुछ जो है बिलीव जो है हमारे, सब का कोई रीज़न दिया है हमने। ठीक है? तो इसी को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। जब ह्यूमन हर चीज़ का रीज़न दे पाता है, तो वो क्या एक इक्विलिब्रियम स्टेट में अपने आप को महसूस करता है। वो महसूस करता है कि हाँ, मेरा जो माइंड है, अब एक इक्विलिब्रियम में है। मैं जो है हर चीज़ का जानता हूँ कि हर चीज़ का रीज़न क्या है? ये चीज़ क्यों हुई हो रही है? ये चीज़ कैसे हो रही है? कौन इसको कर रहा है? इसके करने से क्या होगा? ठीक है ना? हर चीज़ का एक इक्विलिब्रियम आ जाता है। पर जब उसके जीवन कोई ऐसी सिचुएशन आती है जीवन में जो उसने पहले सोची ही नहीं थी, जो उसको पहले पता ही नहीं थी, जिसका आज तक उसका जो स्कीमा में जो अब तक उसका एग्जिस्टिंग स्कीमा है, वो जो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसका रीज़न नहीं दे पा रहा है। जो ऐसी कोई इवेंट हो जाता है जीवन में, जो जिसको हम सुपरनैचुरल इवेंट भी बोल देते हैं, जो हमारा एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसको डिफाइन नहीं कर पा रहा, कि ये क्यों हुआ? ठीक है ना? जितने भी सुपरनैचुरल इवेंट, जैसे कि आपने सुना है कई बार हम सुनते हैं न्यूज़ में कि एक आदमी था, वो पहले टाइटैनिक से भी बच के आ गया, उसके बाद कई बार फायर से बच के आ गया। तो हम जो है हमारा जो है बहुत ही ज़्यादा डिसइक्विलिब्रियम में हो जाते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई आदमी इतना लकी कैसे हो सकता है? ये तो चमत्कार हो गया, जिसको हम बोलते हैं चमत्कार होना, ठीक है ना?
वो डिसइक्विलिब्रियम होता है, स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम होती है, जब हम रीज़न नहीं दे पाते हैं। तो बेसिकली उसके बाद हम कोई ना अपने-अपने उल्टे-सीधे रीज़न देने लग जाते हैं। हम देने लग जाते हैं कि ये तो भगवान ने किया होगा, ये बहुत ही ज़्यादा जो है आस्तिक होगा, ठीक है ना? वो अलग बात है। फिर वो हमें जो है डिसइक्विलिब्रियम आने के बाद फिर हम जो है अकोमोडेशन या फिर असिमिलेशन से अपने डिसइक्विलिब्रियम को इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाइल्ड के प्रोस्पेक्टिव में बात करें, जैसे कि चाइल्ड है, बचपन में उसको बताया जाता है कि जितने भी एडल्ट होते हैं सब सही बोलते हैं, हमेशा एडल्ट की बात मानो, सब अपने से एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो, वो कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं सोचेंगे, जब भी वो तुम्हें कुछ भी बोलेंगे तो तुम्हारे भले के लिए बोलेंगे। पर थोड़ी एज के बाद उसको बताया जाता है कि किसी भी अनजान व्यक्ति से बात मत किया करो, अनजान व्यक्ति से गिफ्ट मत लिया करो। जो फिर वो देखता है कि जो हमारे एडल्ट्स हैं वो झूठ बोल रहे हैं, जबकि मुझे तो बचपन में सिखाया गया था कि सभी एडल्ट सच्चे होते हैं, कोई भी झूठ नहीं बोल सकता। पर अब बड़े होने के बाद उसको एहसास होता है कि एडल्ट्स भी झूठ बोलते हैं, एडल्ट्स भी जो है गलत कामों में इन्वॉल्व होते हैं, क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसके मन में एक डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है। जो आज तक उसका बिलीव था, उसको ऐसा लगने लगता है आज तक मैं जो भी सोचता आ रहा था सब कुछ गलत था। ऐसा नहीं होता है। जैसे कि बचपन में बच्चों को सांता क्लॉज के बारे में समझाया जाता है, पर जब वो बड़ा होता है तो उसको एहसास होता है कि सांता क्लॉज जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ये जो मुझे बचपन से बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, तो उसके मन में डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है। यानी कि जो उसका बबल था, थॉट प्रोसेस का बबल था, उसके थॉट प्रोसेस का स्कीमा था पूरा, वो जब ब्रेक डाउन हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, तो उसका इमेजिनरी जो स्कीमा था वो बर्स्ट हो जाता है, उसको रियलिटी का एहसास होता है। तो उसके मन में डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है और डिसइक्विलिब्रियम को उसको भरपाई करने के लिए, वापस इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट होने के लिए वो एसिमिलेशन करता है और एकोमोडेशन करता है। नई इन्फॉर्मेशन गेन करता है और अपनी पुरानी इन्फॉर्मेशन को चेंज करता है, अपने पुराने जो थॉट प्रोसेस था, पुराने थॉट प्रोसेस को चेंज करता है। ठीक है ना? इसलिए ये हो गया हमारे 3 स्टेजेस ऑफ एडप्टेशन। पहले एसिमिलेशन आएगी, फिर एकोमोडेशन आएगी, फिर हमारी इक्विलिब्रियम या फिर डिसइक्विलिब्रियम आएगा। फिर हमारे पियाजे की थ्योरी का थर्ड पिलर होता है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है ना? तो हमारे पियाजे का मानना था कि जो डेवलपमेंट है स्टेज बाय स्टेज होती है। इसके लिए उन्होंने 4 स्टेजेस की दी थी और हर स्टेजेस में समझाया था क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और क्या गोल्स होते हैं। यानी कि जो बच्चा है, अगर बच्चा जो है पहली स्टेज में है, बच्चा जो है सेंसरी मोटर स्टेज में है, तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे, उसका क्या गोल होगा अचीव करने के लिए, अगली स्टेज में जाने के लिए उसे कौन से गोल्स अचीव करने होंगे। या फिर कोई बच्चा जो है हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है, तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे, क्या उसके गोल्स होंगे, सब कुछ हम डिटेल में समझेंगे अब हम 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? जो इसमें ना एज के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है कि जैसे कि सेंसरी मोटर्स एज है हमारी, उसकी 0 से 2 इयर्स होती है, जिसको इन्फेंट्री भी हम बोल देते हैं। उसके बाद प्री ऑपरेशन 2 से 7 उम्र में होती है। ठीक है ना? मेंटल जो स्टेज है हमारी वो 2 से 7 की होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। फिर जो हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है वो 7 से 11 की होती है और आखिरी में फॉर्मल ऑपरेशनल जो है हमारी वो 11 से 15 की होती है। यानी कि माना जाता है 15 साल के बच्चे में हर तरीके की पूरी तरीके से उसका ब्रेन डेवलप हो गया है, हर तरीके की उसकी जो है कॉग्निटिव सेंस जाग चुकी है। अब वो हर तरीके की चीज़ें सोच सकता है, पूरी तरीके से कैपेबल हो गया है। अब उसमें चीज़ों को भरने की ज़रूरत है, उसके दिमाग में नॉलेज को भरने की ज़रूरत है, उसकी कॉग्निटिव विकास पूरी तरीके से हो चुका है। अब हम एक-एक के बारे में, एक-एक के कैरेक्टरिस्टिक को गोल्स के समझेंगे। सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में समझेंगे, जिसे नाम से ही पता चल रहा है, इस स्टेज में बच्चे को जो नॉलेज मिलती है, जो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, वो उसकी सेंसेस से होती है। उसकी सेंसेस से और उसके मोटर स्किल्स से होती है। अर्थात सेंसेस का मतलब हो गया जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में 5 सेंसेस होते हैं और जो एनिमल और इंसेक्ट होते हैं, उनमें 6 सेंसेस होते हैं। वो बात अलग है कि उनमें भी 5 ही होते हैं, तो वो 5 इतने अच्छे से काम करते हैं कि हम 6 बोल देते हैं। ह्यूमन्स में कौन से 5 होते हैं? हमारे जो ईयर हो गया, हमारी टंग हो गई, हमारी नोज़ हो गई, आईज़ हो गई और स्किन हो गई। स्किन को भी इसलिए गिना गया है क्योंकि हम महसूस कर सकते हैं। कोई हमें पिंच करता है, कोई हम गरम, ठंडा सब कुछ महसूस कर सकते हैं। ऐसे जो बचपन में बच्चा होता है, 2 साल का बच्चा, 2 साल की उम्र तक वो बस इन्हीं चीज़ों से नॉलेज गेन करता है। वो समझता है कि ठंडा क्या होता है, गरम क्या होता है, वो अलग-अलग टेस्ट के बारे में समझता है, खट्टा कैसा टेस्ट करता है, मीठा कैसा टेस्ट करता है, कड़वा कैसा होता है या फिर वो लाइट को समझता है।
कि उसको लाइट क्या होती है, डार्कनेस क्या होती है, या फिर अलग-अलग रंग क्या-क्या होते हैं दुनिया में। तो वो बेसिकली सेंसेस के ज़रिए जो है नॉलेज को गेन करता है। अभी वो थिंकिंग कुछ भी नहीं कर पा रहा है। अभी वो कुछ भी सोच नहीं या फिर खेल नहीं पा रहा है। तो अभी तो सब कुछ उसके लिए नया है, बस सब कुछ जो सेंस कर रहा है, पूरी दुनिया को अपने सेंस ऑर्गन से देख रहा है वो। और वो मोटर स्किल से भी कुछ लर्न करता है, जैसे कि वो चलना सीखता है, घुटने पे रेंगना सीखता है, चीज़ बॉल को पकड़ना सीखता है, मतलब अपने जो है बॉडी का यूज़ करना सीखता है बेसिकली। ठीक है ना? तो इसमें जो है वो इसमें जो सिर्फ़ और इसमें जो मेन उसका गोल होता है, वो होता है कि बच्चे को ऑब्जेक्ट की परमानेंसी सीखनी होती है। ये एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंसी। ठीक है? ऑब्जेक्ट की परमानेंसी अर्थात अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरी आँखों के सामने से गायब हो जाता है, मेरी आँखों के सामने से हटा दिया जाता है, तो वो एग्ज़िस्ट कर रहा है, बस मेरी आँखों के सामने नहीं है, फिर भी वो एग्ज़िस्ट कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनके साथ जो खेलने के लिए पहले उन्हें कोई खिलौना दिखाया जाता है, फिर बच्चा जो है रोने लग जाए कि मुझे खिलौना चाहिए, पर अचानक से उसके सामने से गायब कर दो तो वो उसको लगता है वो खिलौना एग्ज़िस्ट ही नहीं कर रहा है, खत्म हो गया है वो खिलौना। या फिर वो अपनी मदर के पास उसको अब आस-पास अपनी मदर नहीं दिखाई देती है, तो वो तेज़-तेज़ रोना लग जाता है। उसको लगता है कि मेरी मदर अब एग्ज़िस्ट ही नहीं करती है, उनकी एग्ज़िस्टेंस ही खत्म हो गई है। पर वो धीरे-धीरे ऑब्जेक्ट की परमानेंसी को समझता है। वो समझता है कि अगर मैं अपनी आँखों को बंद कर लूँगा, तो भी दुनिया एग्ज़िस्ट करती है। अगर मैं अपनी आँखों को बंद कर लेता हूँ, तो भी मैं ऑब्जेक्ट एग्ज़िस्ट करते हैं, बस मैं उन्हें देख नहीं पाता हूँ, पर वो एग्ज़िस्ट करते हैं। अगर मैं मुँह फेर लेता हूँ किसी ऑब्जेक्ट से, फिर भी वो ऑब्जेक्ट एग्ज़िस्ट करेगा। ठीक है ना? अभी जो इस एज में बच्चा होता है, जो है ऑब्जेक्ट की परमानेंसी सीखने लग जाता है इस स्टेज के एंड तक, यानी कि 2 साल की उम्र में ऑब्जेक्ट की परमानेंसी सीखने लग जाता है और ऑब्जेक्ट को नाम देना शुरू कर देता है। कि वो मतलब ऑब्जेक्ट के साथ थोड़ा टच होने लग जाता है, कि जैसे अपने रिलेटिव्स के साथ टच होने लग जाएगा, ये मम्मी है, ये पापा हैं, ये भैया है, ये मेरे दोस्त हैं, ये अच्छा आदमी नहीं है, ये जो है मेरा दुश्मन है, मतलब जो है कभी जो है बच्चों से में राइवलरी हो जाती है, तो वो मतलब ऐसे जो है फीलिंग आने लग जाती है, ऑब्जेक्ट्स को फील करने लग जाता है, ये खिलौना है, ये मेरा खिलौना है, ये उसका खिलौना है, ये सब चीज़ें उसमें भावनाएँ आने लग जाती हैं, हमारे इस स्टेज की एंड में। फिर उसके बाद आते हैं हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज। इससे जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। ये 2 से 7 साल की उम्र में होती है और इस स्टेज की जो खास बात है कि इसमें जो है बच्चा बहुत ही ज़्यादा ईगोसेंट्रिक होता है। ईगोसेंट्रिक का मतलब ये नहीं कि वो घमंड से भरा हुआ है, उसमें हर चीज़ में घमंड है, मैं ही सबसे अच्छा हूँ। ईगोसेंट्रिक का मतलब हर चीज़ वो अपने पर्सपेक्टिव में देख रहा है। घमंड-वमंड जैसा कुछ नहीं है अभी उसमें, पर वो हर चीज़ को अपने पर्सपेक्टिव में देख रहा है। वो दूसरों की फीलिंग्स को नहीं समझ पाता है। वो ये नहीं समझ पाता है कि मेरे अलावा बाकी लोग भी कुछ फ़ील करते होंगे। मेरे अलावा बाकी लोग भी कुछ जो है किसी चीज़ को देख सकते हैं, वो भी अपना जीवन जी रहे हैं। जैसे मैं जीवन जी रहा हूँ, वैसे बाकी लोग जीवन जीते हैं। जैसे कि आप देखोगे जो बच्चे होते हैं, जो 2 से हमारे 7 साल की उम्र के बच्चे होते हैं, वो चींटियों के साथ के साथ खेलते हैं, इंसेक्ट्स के साथ, उनको मार देते हैं, उन्हें कोई भी जो है रहम नहीं करते। जबकि 7 से 11 साल का जो बच्चा होता है, उसको अचानक से जो कीड़े-मकोड़ों को मारने में थोड़ी तकलीफ होने लग जाती है। ठीक है ना? अब आप कहेंगे ऐसा तो नहीं होता, जो बच्चे होते हैं उनको जो है जानवरों से तो प्यार होता है, उनको जानवरों से प्यार इसलिए होता है क्योंकि जानवर उन्हें अच्छे लगते हैं। उन्हें जानवरों से प्यार इसलिए नहीं है कि जानवर का अपना खुद का जीवन है। इन दोनों में डिफरेंस है, ये समझिए। अगर कोई मान लीजिए 2 जानवर हैं, एक जानवर वो बच्चे को अच्छा नहीं लगता, एक जानवर बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। तो जो उसको अच्छा नहीं लगता वो कहेगा उसको मार डालो। क्योंकि इसलिए नहीं, क्योंकि वो जो क्रूअल है, इसलिए क्योंकि वो फ़ील नहीं कर पा रहा है कि वो उसका भी अपना जीवन है, जो जानवर उसको अच्छा नहीं लगता, उसका भी अपना जीवन है, तो पर वो कहेगा इसको खत्म कर दो, इसको गायब कर दो, इसको एग्जिस्टेंस से मिटा दो। और जबकि जो जानवर उसको अच्छा लगता है, जैसे कुत्ते, बिल्ली, तो उनको कहेगा कुत्ते, बिल्ली, गाय ये मुझे अच्छे लगते हैं, इनको प्रोटेक्ट करो, इनको जो है हानि मत पहुँचाओ, इनको हार्म मत करो। इसलिए नहीं क्योंकि उनको दर्द होगा, इसलिए क्योंकि मुझे दर्द होगा, मुझे ये जानवर पसंद है, अगर तुम इसको चोट पहुँचाओगे तो मुझे दर्द होगा। बाद में जाके उसमें सेंस आती है कि जानवर को भी दर्द हो सकता है। वो जो है वो जो सेंस आती है जानवर को भी दर्द हो सकता है, वो 7 साल के बाद आती है, 7 साल की एज में या उसके बाद आती है,
कि जानवर को भी दर्द होता है, जानवर को भी फील होता है, बाकी सभी इंसानों को फील होता है, सभी इंसान मेरे बारे में भी कुछ फील करते हैं, ठीक है ना। पर प्री ऑपरेशन में वो ईगोसेंट्रिक होता है और एमनिस्टिक होता है, यानी कि चीजों में भी वो जो चीजों के बारे में भी सोचने लग जाता है, मतलब वो सोचता है कि हर चीज जो है जीवित है, वो जो चीजों को फीलिंग, अब इसको समझिए। अब आप कहेंगे एक तरफ तो मैं कह रहा हूँ कि वो जानवर की फीलिंग नहीं समझ रहा, दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ कि वो डॉल्स को समझ रहा है, उसमें फीलिंग है। मतलब इसको ये समझिए, उसको पता तो है सब फीलिंग करते हैं, पर उसको परवाह नहीं है, दूसरों की फीलिंग से परवाह नहीं है अभी। यानी उसको जो अपनी गुड़िया से मतलब है, क्योंकि गुड़िया से उसका लगाव है, वो उसे गुड़िया पसंद है। जैसे बचपन में बच्चे गुड़िया गुड्डों से खेलते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरी गुड्डी को मारो मत, मेरी गुड़िया को मत मारो, क्योंकि उनको लगता है कि इसको फील होता है और ये मेरा इससे अटैचमेंट है। ये इसलिए नहीं कि गुड़िया, किसी भी गुड़िया को मत मारो, ये नहीं बोलते दुनिया में किसी भी गुड़िया को मत मारो, वो बोलते मेरी गुड़िया को मत मारो, क्योंकि मेरा उससे अटैचमेंट है, मेरा और उसका रिलेशन है कोई, ठीक है ना। तो वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को भी जो है लिविंग समझने लग जाते हैं, उनको साथ भी फीलिंग अटैच करने लग जाते हैं, अपनी फीलिंग अटैच करने लग जाते हैं एनिमिस्टिक चीजों के साथ। इसको कहते हैं एनिमिस्टिक होना, ठीक है। और इस स्टेज में बहुत ही ज्यादा इमेजिनेशन उनकी बहुत हाई होती है, वो जो अलग अलग चीजें इमेजिन करने लग जाते हैं। इस उम्र के जो बच्चे होते हैं 2 से 7 की, उनकी इमेजिनेशन बहुत हाई होती है। कई बार क्या होता है इस स्टेज में, कई बार बच्चे जो है इमेजिनरी करेक्टर बनाने भी शुरू कर जाते हैं। वो जो है अपनी ख्याली दुनिया में नए नए करेक्टर्स बनाने लग जाते हैं, कि जो या फिर नई नई थ्योरीज बनाने लग जाते हैं कि पेड़ से बारिश क्यों होती है, जो है किसी ने ऊपर नल खुला छोड़ दिया होगा इसलिए बारिश होती है, या फिर वो सोचते हैं कि जो पैसे कहाँ से आते हैं, पैसे जरूर पेड़ पे उगते होंगे, मेरे पेरेंट्स जो है पेड़ से पैसे तोड़ के ले आते हैं। मतलब बहुत ही ज्यादा इमेजिनिस्टिक होते हैं, हर चीज को इमेजिन करना चाहते हैं, ठीक है ना। अभी इनमें सेंस तो है नहीं, पर इमेजिनेशन बहुत है। और अभी इन्होंने थिंकिंग स्टार्ट नहीं करी है, अभी भी इस स्टेज में भी इन्होंने थिंकिंग स्टार्ट नहीं करी है। तो थिंकिंग स्टार्ट होती है वो हमारी पहली बार कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में होती है। इस स्टेज में वो इमेजिनेशन के भरोसे हैं, पहले वो सेंसरी और मोटर स्किल के भरोसे थे, और इस स्टेज में वो अपनी इमेजिनेशन के भरोसे हैं, ठीक है ना, कि इमेजिनिस्टिक होते हैं, ठीक है ना। हर चीज में वो अपनी इमेजिनेशन से चीजों को समझना चाहते हैं, हर चीज का जो लॉजिक बिठाते हैं वो अपनी इमेजिनेशन से बनाते हैं। कोई भी सोचते नहीं है, बस इमेजिन करते हैं, हर चीज का जो है एक अलग ही दुनिया बसा लेते हैं अपने अंदर, ठीक है। फिर अब हम समझेंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के बारे में। अच्छा, एक और बात है, जो प्री ऑपरेशनल में आपको बच्चे को जो है कंजर्वेशन का भी ज्ञान हो जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी आ जाता है बच्चे को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है, यानी कि जो चीजें हैं वो स्थिर हैं। जैसे हमने पहले बताया था कि अगर बच्चे को एक जो क्ले की चपाती बना के दे दी जाए, उसको फ्लैट करके दे दी जाए, एक बॉल दे दी जाए, तो बच्चा हमेशा बॉल को चुनेगा। बच्चे को लगेगा कि बॉल में ज्यादा क्ले है, वो ये नहीं समझ पाएगा दोनों का वॉल्यूम सेम है, बस एक को फ्लैट कर दिया, एक का सरफेस एरिया ज्यादा है, एक का सरफेस एरिया कम है। मतलब जो चीजें उसके सामने होती हैं सिर्फ उसको ही देख पाता है वो, कुछ भी लॉजिक नहीं लगा पाते हम। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे कि एक जो है ग्लास में पानी है और एक पूरे फ्लोर पे पानी बिछा हुआ है, तो वो कहेगा कि जो फ्लोर पे पानी बिछा हुआ है ये ज्यादा है क्वांटिटी में, ये ज्यादा जो है क्वांटिटी में, क्योंकि वो ज्यादा जगह घेर रहा है। वो ये नहीं समझ पा रहा कि वो पहले था तो गिलास में ही, जो वॉल्यूम है वो तो कंजर्व ही रही ना, वो वॉल्यूम कम हुई है ना ज्यादा हुई है। तो इसको कहते हैं कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। हमारा बच्चा समझ जाता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही समझ जाता है, और इस स्टेज में उसकी जो है वोकेबलरी भी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। जैसे कि 2 साल की उम्र के बच्चे की वोकेबलरी 200 वर्ड्स होती है, और 7 साल के बच्चे की वोकेबलरी 2000 वर्ड्स होती है, इतनी ज़्यादा उसकी वोकेबलरी जो है बढ़ जाती है। अब हम थर्ड स्टेज के बारे में बात करेंगे, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बारे में, जो कि 7 से 11 साल की उम्र में होती है। और इस स्टेज की जो खास बात है, पहली बार बच्चा थिंकिंग स्टार्ट करता है, पहली बार लॉजिक और थिंकिंग स्टार्ट करता है, ठीक है ना। अब तक हमने देखा था जो प्री ऑपरेशनल थी या सेंसरी थी, उसमें थिंकिंग नहीं हो रही थी। इसमें तो बच्चा सीख रहा था, पहले सेंसेस से सीख रहा था, फिर इमेजिनेशन से सीख रहा था, अब वो थिंकिंग से सीख रहा है।
अब वो सोच के सीख रहा है, नई-नई चीज़ों को सोच के, समझ के सीख रहा है, ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है कि इसमें थिंकिंग तो स्टार्ट हो गई है, पर अभी भी वो एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल चीज़ें नहीं समझ पा रहा है। एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल आइडियाज़ नहीं समझ पा रहा है। ये एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल आइडियाज़ क्या होते हैं, वो मैं आपको अगली स्टेज में समझाऊँगा। अभी आप ये याद रखिए कि ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहा है। और इसमें से 2 नए चीज़ें तो उसको समझ में आती है, वो होती है कंज़र्वेशन और रिवर्सिबिलिटी के बारे में। कंज़र्वेशन क्या हो गया कि बच्चे को अब समझ में आ जाता है कि जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम ही बनी रहती है। वॉल्यूम किसी चीज़ की कभी कम नहीं होती है, कभी ज़्यादा नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक ग्लास में पानी है, तो वो जो है पानी उतना ही रहेगा। उसकी अगर हम दूसरे ग्लास में डाल देंगे, तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, पर वॉल्यूम सेम रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक गिलास में पानी लिया, तो बच्चा कहेगा कि थोड़ा-सा तो पानी है, इससे क्या हो जाएगा? पर अगर उसको ज़मीन पे फेंक दिया, पूरी ज़मीन पे फैला दिया, तो बच्चा कहेगा, ओह! इतना सारा पानी था ये, पूरी ज़मीन ये पानी बढ़ कैसे गया? पूरी ज़मीन कैसे घेर ली इसने? मतलब वो जो है समझ नहीं पाता। इससे पहली स्टेज इसमें हमारी जो है प्री ऑपरेशनल स्टेजेस में बच्चा समझ नहीं पा रहा था कि जो है पानी कंज़र्व ही रहता है। पानी ने सिर्फ़ अपनी शेप चेंज करी है। अगर पानी ज़्यादा जगह पे फैल गया है, तो उसने बस अपनी शेप चेंज करी है, रहा वो उतनी वॉल्यूम ही है उसकी। पर जो हमारी ऑपरेशनल स्टेज है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसमें वो कंज़र्वेशन का ये एक सिद्धांत समझ लेता है, इस बात को समझ लेता है वो। फिर हमारी रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। अर्थात अगर उसने किसी एक पाथ पे चल गया, अगर आप उसको कहीं लेकर जाते हो, किसी जो है मान लीजिए उसके नानी जी के घर लेके जाते हो, ठीक है ना? उसको अच्छे से रास्ता याद करवा देते हो कि अपने घर से नानी के घर जाना है, तो ये वाला पाथ तुम्हें अपनाना होगा। अब वो जो है वो खुद रिवर्सिबल भी कर सकता है, इस नॉलेज को रिवर्स भी कर सकता है। अब वो अपनी नानी के घर से वापस भी आ सकता है। क्योंकि उसने जो ये पाथ याद कर लिया, अब उसको पाथ को रिवर्स कर सकता है, ठीक है ना? इसको कहते हैं रिवर्सिबिलिटी। 7 साल की उम्र के से पहले के जो बच्चा था, उसको दोनों चीज़ें समझानी पड़ती थी। उसको समझाना पड़ता था कि जो है अपने घर से नानी घर जाना सिखाना पड़ेगा, फिर नानी के घर से अपने घर आना भी सिखाना पड़ेगा। दोनों चीज़ें सिखानी पड़ेंगी अगर उसको जो है फ्रीली मूव करना होगा तो, ठीक है ना? पर अब क्या है, उसको बस एक ही चीज़ बता दी अपने घर से नानी के घर कैसे जाना है, तो वो वापस अपने आप खुद का खुद आ जाएगा। ऐसे ही मैथ्स में भी होता है। जैसे कि अगर बच्चे को हमने समझा दिया 3 + 4 7 होता है, तो बच्चा अब अपने आप ही समझ जाएगा 7 - 3 हमारा 4 होता है। ठीक है ना? वो अपने आप ही लॉजिक समझ जाएगा इसका कि ये क्यों हुआ है। रिवर्सिबिलिटी उसमें जो रिवर्सिबिलिटी की कॉन्शियसनेस है, वो आ जाती है, ठीक है? इस एज में। अब हम समझते हैं अगली एज के बारे में जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोला जाता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो हमारी 11 से 15 साल की उम्र में होती है। इसकी स्टेज की जो खास बातें हैं वो है कि इस स्टेज में बच्चे को जो है एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज समझ में आने लग जाते हैं, हाइपोथेटिकल आइडियाज समझने आने लग जाते हैं, ठीक है ना? एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल आइडियाज या फिर जो हमारी डिडक्टिव रीजनिंग होती है वो समझ आ जाती है। तो मैं लिख देता हूँ। तो एब्स्ट्रैक्ट आता है, हाइपोथेटिकल आता है और उसको जो है हमारी डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। ये तीनों जो हमारे चीज़ें हैं ये साइंटिफिक मेथड्स होते हैं किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करने के। ठीक है ना? अभी पहले हम समझते हैं एब्स्ट्रैक्ट के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट का हो गया, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हो गए जिनको कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं होती, जो पर्सपेक्टिव बेस्ड होते हैं, यानी कि किसी चीज़ के लिए वो होते हैं, किसी के लिए नहीं होते, किसी के ज़्यादा होते हैं, किसी के लिए कम होते हैं। जैसे कि लव, ग्रोथ या फिर हमारी लव, ग्रोथ, फ्रेंडशिप, ये सब एंगर, ये सब जो इमोशंस होते हैं या जो नापी नहीं जा सकती हैं चीज़ें, उन्हें एब्स्ट्रैक्ट आइडिया कहते हैं। कि कोई कहता है कि मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा लव है, मुझे अपने बच्चे से बहुत लव है, तो वो ये बच्चा नहीं समझ पाएगा कि उसको मुझसे कितना लव है, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं था अब तक इस 11 से पहले कि लव को नापा कैसे जाता है, कि लव को फ़ील जो होती है ना, इसको नापा तो जा नहीं सकता लव को या फ्रेंडशिप को, उसको फ़ील किया जाता है। उसको जो महसूस किया जाता है क्योंकि इतना लव है हमारे पास, इतना किलोमीटर लव है, इतना मीटर लव है, तो इसको फ़ील किया जाता है, ऐसे बोला नहीं जा सकता है।
तो अब इस उम्र में 11 से 15 में अब उसमें एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ की नॉलेज होने लग जाती है। मतलब लव और ये सारी फीलिंग्स तो उसको पहले से पता थी, पर अब वो उनको मेज़र कर सकता है। उनको जो है अपने हिसाब से महसूस कर सकता है कि मेरी इतनी ग्रोथ हो गई है, या मुझे गुस्सा आ रहा है तो कितना गुस्सा आ रहा है। मुझे पिछले साल कम गुस्सा आ रहा था, इस साल ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मुझे इस बात पे कम गुस्सा आता है, इस बात पे ज़्यादा गुस्सा आता है, कितना ज़्यादा गुस्सा आता है। इसको अब वो कंपेयर कर सकता है। अब वो इन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को समझ सकता है, नाप सकता है, अपने ही टर्म्स में नाप सकता है। ठीक है? और फिर हमारी हाइपोथेटिकल होती है रीज़निंग। ये हाइपोथेटिकल और डिडक्टिव जो रीज़निंग होती है, ये हमें साइंटिफिक मेथड्स होते हैं। क्या होता है हाइपोथेटिकल में कि अगर हमें किसी भी साइंटिस्ट को किसी भी चीज़ की टेस्टिंग करनी होती है, तो वो मान लेते हैं कि ये चीज़ सही भी हो सकती है, ये चीज़ गलत भी हो सकती है। जैसे कि सबसे पहले जब एटम्स की खोज करी गई थी, एटम के अंदर न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स ढूँढे गए थे, तो माना गया था कि इसमें पॉज़िटिव चार्ज हो भी सकते हैं, इसमें पॉज़िटिव चार्ज नहीं भी हो सकते हैं। अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये ऐसी-ऐसी कैरेक्टरिस्टिक दिखानी चाहिए, अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो ये वाले कैरेक्टरिस्टिक दिखाने चाहिए। अब मैं चेक करूँगा क्या ये वाले कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है, या फिर ये वाले कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है, या फिर कोई तीसरे ही कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है। तो उस हिसाब से मैं अपनी थ्योरी निकालूँगा। इसको कहते हैं हाइपोथेटिकल रीज़निंग, यानी कि हर चीज़ के 2 पहलू पहले जो अगर आपको कोई चीज़ पता नहीं है किसी चीज़ के बारे में, तो उसको यस भी मानो, नो भी मानो। फिर यस के लिए चेक करो क्या यस करेक्ट है, फिर नो के लिए चेक करो क्या नो करेक्ट है। उसके बाद डिसाइड करो कि जो हमने चीज़ मानी थी, जो हमने थ्योरी मानी थी, वो यस थी या नो थी, वो ट्रू थी या फ़ॉल्स थी। इसको कहते हैं हाइपोथेटिकल रीज़निंग। और फिर डिडक्टिव रीजनिंग आती है हमारी। डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है कि पहले जो है हम एक चीज़ मानते हैं कि जैसे कि कोई क्राइम सीन पे गया कोई आदमी, तो वो देखता है कि ये 5 लोग हैं, इन पाँचों में से कोई एक गुनहगार है, कोई एक कातिल है इन पाँचों में से, इन पाँचों पे नज़र रखो। तो पहले वो देखेगा, एक एक को डिडक्ट करता चला जाएगा कि मिस्टर एक्स जो है उस समय रात को जो है मेरे साथ था, तो मिस्टर एक्स नहीं होगा। मिसेस एक्स जो है बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल है, इतनी ज़्यादा इसमें दम ही नहीं है कि बच्चे आदमी को उठा के फेंक दे, तो हम कहेंगे मिसेस एक्स भी नहीं है। ऐसे एक-एक करके हम काटते चले जाएँगे, इसको डिडक्टिव रीज़निंग कहते हैं। डिडक्टिव रीज़निंग में पहले हम सारे पॉसिबल आउटकम लिख लेते हैं, फिर एक-एक करके पॉसिबल आउटकम्स को हम कैंसल आउट करते चले जाते हैं। यानी डिडक्टिव रीज़निंग हाइपोथेटिकल एक जैसी ही है, बस हाइपोथेटिकल में 2 ही ऑप्शन होते हैं हमारे पास, आइदर येस और नॉट, या तो ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है। जबकि डिडक्टिव रीजनिंग में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। हमारा ए गुने किलर हो सकता है, बी किलर हो सकता है, सी किलर हो सकता है, राम किलर हो सकता है, रावण किलर हो सकता है, या फिर हमारा जो है पीयूष किलर हो सकता है, कोई भी किलर हो सकता है। डिपेंडिंग के एक-एक करके डिडक्ट करना पड़ेगा हमें। ठीक है? तो 11 से 15 की उम्र में उसको डिडक्टिव रीजनिंग भी आ जाती है। सभी प्रकार की साइंटिफिक रीजनिंग उसको आ जाती है। ठीक है? तो ये हो गए हमारे 4 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये ह्यूमन कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात हो रही है, किसी एनिमल की बात नहीं हो रही है। एनिमल्स में अलग चलता है, ह्यूमन्स में अलग चलता है। जो हमारे प्यादे हैं उन्होंने सिर्फ ह्यूमन चाइल्ड पे डेवलप करी थी। ह्यूमन चाइल्ड पे उन्होंने रिसर्च करी थी, ये थ्योरी उन पे निकाली थी। ठीक है? तो हमने बहुत ही डिटेल में समझा दिए आपको, एक-एक पॉइंट एकदम डिटेल में समझा दिए, पॉइंट वाइज़ समझा दिए। आप इसको अपने नोट्स बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मैं स्लाइड बनाता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स भी बना सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, हम आपके सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और उसके साथ में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।